Hello friends, this is Aswani Sadnarjun, and today we are going to discuss a very important topic of constitutional law, that is Article 19 of Indian Constitution. Article 19 of Indian Constitution provides about the protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Article 19(1)(a) provides about the freedom of speech and expression. Or we can say Article 19(1)(a) provides that all citizens shall have the right: A, freedom of speech and expression; B, to assemble peaceably and without arms; C, to form associations or unions or cooperative societies. The term cooperative societies was added by the 97th Amendment Act to 2011. D, to move freely throughout the territory of India. E, to reside and settle in any part of the territory of India. F, right to property. Right to property was a fundamental right, but it was repealed by the 44th Amendment Act 1978. Now it has been provided under Article 300(a) of Indian Constitution. G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. इतना सा है हमारा आर्टिकल 19(1) की अगर हम बात करें। देखिए 19 में क्या है कि लोगों को फ्रीडम दी गई है। अब फ्रीडम दी गई है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फ्रीडम दी गई थी, लेकिन उसमें से एक फ्रीडम जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, 19(1)(f) में दी गई थी, उसको आर्टिकल 300(a) में अब रख दिया गया है और इसको रिपील किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में। अगर हम बात करें अब 6 कौन कौन सी रह गई हैं, तो पहली जो एक तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो 19(1) में इन्होंने कहा है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, इट मींस दीज फ्रीडम्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट फॉरेनर्स। ये जो फ्रीडम्स हैं ये केवल इंडियन सिटीजन को अवेलेबल हैं और इसमें टर्म पर्सन यूज नहीं किया गया है और सिटीजन यूज किया गया है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। अब कौन कौन सी 6 फ्रीडम है? फर्स्ट 19(1)(a) में दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरी, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसमें जो टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड किया गया था। फोर्थ, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एफ, राइट टू प्रॉपर्टी था, अब रिपील हो गया है। जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 प्रैक्टिस हमारी हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या बात करता है। एक्सप्रेशन इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी एंड राइट। The liberty of thought and right to know are the sources of expression. Free speech is life-wire of the democracy. Freedom of expression is integral to the expansion and fulfillment of individual personality. One of the main objectives of preamble is to secure liberty of thought and expression to all the citizens. देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो ये सही बात है कि राइट टू नो हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक डेमोक्रेसी में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बिल है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसमें एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर। क्या सिक्योर करना है हमको? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉन एब्सोल्यूट राइट्स। This means that the extent to which these rights could be exercised may be limited by the state. This is where the concept of reasonable restrictions come, and Article 19 of the Indian Constitution deals with freedoms and their respective grounds of restrictions. बात कर रहे हैं हम फ्रीडम की, और फ्रीडम किसे अच्छी नहीं लगती है? हर आदमी चाहता है कि हम बिल्कुल आजाद हो जाएं, हमें हर तरीके की स्वतंत्रता हो, किसी तरीके की हम पे कोई बंदिशें ना लगाई जाए। लेकिन कहां तक आपको आजादी मिले, फ्रीडम आपको कहां तक मिलनी चाहिए? क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलनी चाहिए? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात नहीं करता।
और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। अब यहाँ भी टर्म खाली रिस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज किया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है आर्टिकल 19 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम्स की बात करता है, ऐसे ही आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही। हर फ्रीडम के ऊपर उन्होंने बताया है कि इस फ्रीडम पे किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। तो अगर 19(2) की हम बात करें तो 19(2) पे रिस्ट्रिक्शन किसके लिए लगी होगी? 19(1)(a) के लिए। Means Article 19(2) states that the government may impose reasonable restrictions upon the freedom of speech and expression in the interest of the following factors। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उनमें अब जो हम तरीके बताएंगे आपको, उन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए टोटल 8 ग्राउंड्स हैं। फर्स्ट, sovereignty and integrity of India. Second, the security of the state. Third, friendly relations with foreign states. Public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense। ये 8 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। यहां एक चीज और याद रखिएगा कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, ये 16th अमेंडमेंट 1963 में ऐड किया गया था। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड कुछ राइट्स हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना जरूरी है उतना हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। एक तो देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आता है कि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है। तो ये पूरा मामला था, एक केस है जिसको इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात करता है, और इसको नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जा सकता है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो एक कॉलेज में नेशनल एंथम हो रहा था, कुछ बच्चे जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े रहे, लेकिन उन्होंने उस नेशनल एंथम को गाया नहीं, क्योंकि वो जो रिलीजन से बिलोंग करते थे उनके ऐसा माना जाता था कि हम किसी दूसरी चीज को ऐसे नहीं गा सकते हैं, ना हम किसी की प्रेयर कर सकते हैं। तो इसको लेके जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उसको जो है वो पनिशमेंट दिया, चीजें कोर्ट में गई, और फाइनली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया अपना, उनका कहना था कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है एक चीज, और ये बच्चे आपका जो नेशनल एंथम है उसको ऐसा नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, हाँ नहीं गा रहे वो यकीन की अपनी सोच है, लेकिन ये प्रॉपर खड़े हुए थे और उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे। So the Supreme Court in this case gave the judgment that Article 19(a), which guarantees freedom of speech and expression, and Article 25, which gives the right to freedom of conscience to freely profess, practice, and propagate religion, are fundamental rights which are guaranteed to every citizen. Over here, the reason to compel each and every student to join in the singing of the national anthem despite her genuine concern that it would violate their religious belief clearly breaches the right guaranteed by Article 19(1)(a) and Article 25(1) of the Constitution of India. The reasoning behind this judgment was that there was no legal provision that obligates anyone to sing the national anthem, and it is not disrespectful to the anthem. फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात की हमने, एक और चीज आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये भी इंक्लूड होता है आर्टिकल 19(1)(a) में ही। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ दिया गया है, तो 19(1)(a) में ही प्रोविजन इससे मिलते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये आर्टिकल 19(1) में ही इंक्लूड होती है। Freedom of the press is implicit under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, and Dr. Bhimrao Ambedkar states that the press is just another method of quieting an individual citizen, and when anyone chooses to write in a newspaper, they are merely exercising their right of expression, and thus there is absolutely no need to separately mention the freedom of the press. कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में भी ये चीज हुई थी, लोगों का कहना था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको इंक्लूड कर देना चाहिए और बिल्कुल क्लियर फॉरवर्ड लिख देना चाहिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जब भी कोई पर्सन अपनी चीज को एक्सप्रेस करता है, किसी न्यूज़पेपर में लिखता है, तो वो अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है उसको यूज करता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है और वो इंक्लूड है। आगे चल के केस हुआ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
The court in this case observed that Article 19 of the Indian Constitution does not use the phrase freedom of press in its language, but it is contained within Article 19(1)(a). कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ऐसे तो नहीं दिया गया है, लेकिन 19(1)(a) में वो इंक्लूड है। कुछ और लीडिंग केसेस जिस पे देखते हैं। In Indian Express newspaper versus Union of India, it was held that freedom of the press has three elements. First one, freedom of information, freedom of publication, freedom of circulation. Tata Press versus Mahanagar Telephone Nigam, in this very case, Supreme Court observed that right to advertisement as a part of the right to freedom of expression. टाटा प्रेस के केस में कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो एडवर्टाइजमेंट करना है ये भी एक राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। इसका एक केस आया हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एडवर्टाइजमेंट इज नो डाउट अ फॉर्म ऑफ स्पीच, बट एवरी एडवर्टाइजमेंट वाज हेल्ड टू बी डीलिंग विद कॉमर्स और ट्रेड एंड नॉट फॉर प्रोपगेटिंग आइडियाज। हमदर्द दवाखाना के केस में कोर्ट ने ये कहा कि देखिए एडवर्टाइजमेंट एक आपका राइट हो सकता है, लेकिन ये कॉमर्स जो है, ट्रेड है, उसको बढ़ाने के लिए होना चाहिए, किसी भी आइडियाज को मिसयूज करने के लिए नहीं होना चाहिए, कोई प्रोपेगेटिंग ऐसी आपको आइडियाज की नहीं करनी चाहिए। इसके बाद और केसेस आए, इसी पे एक केस है रिलेटेड, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहा गया कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट द मीडिया ट्रायल्स हैज प्रूव्ड इट अदरवाइज। इन अ डेमोक्रेसी मीडिया इज सपोज्ड टू बी द प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द कोर्ट इटसेल्फ। अब जैसे कि हमने कहा ना कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कई टॉपिक है, जो हर टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमें एक बेस सबका पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट चलता है मीडिया ट्रायल का। मीडिया ट्रायल जैसा कोई टर्म वैसे नहीं है, लेकिन मीडिया ट्रायल इसको इसलिए कहते हैं कि देखिए ट्रायल करना किसका काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन आज की डेट में मीडिया जो है वो इस अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठाते हुए कुछ चीजों को बहुत ज्यादा कह देती है। मतलब कोई भी केस कोर्ट में आया, अब कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मीडिया अपना पूरा ट्रायल कर देती है, वो खुद बता देती है कि कौन जो है वो निर्दोष है, किसको सजा मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये क्या है, कहा जाता है कि ये एक अपना जो उसका राइट है उसके बियॉन्ड जाके ये काम कर रही है। तो यही कहा जाता है कि देखिए नो डाउट मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर आज की डेट में कहा जाता है, लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो इस चीज को कुछ अदरवाइज अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ट्रायल अगर किसी भी चीज के बारे में पूरी अपनी ओपिनियन बना देंगे फिर कोर्ट के लिए बहुत टफ हो जाता है मीडिया के अगेंस्ट में कोई फैसला देना। क्योंकि मीडिया क्या करता है, मीडिया ने किसी चीज के बारे में जब पूरा बता दिया, वो ऐसे दिखाते हैं जैसे सब लोगों की ही ओपिनियन है। तो मीडिया इस तरीके से दिखा देगा कि उन्हें लगेगा अच्छा इस पर्टिकुलर केस में ये पर्सन बिल्कुल अक्यूज्ड है। अब कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है कि अब वो इसके अगेंस्ट में, पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में जाके जजमेंट कैसे दे। तो ये सही बात है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी रिस्ट्रिक्शंस की। जैसा कि हमने कहा आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ दिए हैं, 19(2) में। ऐसे ही आर्टिकल 19(3) कन्फर्स द स्टेट विद द अथॉरिटी टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग: सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। अब आर्टिकल 19(3) जो है ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है आर्टिकल 19(1)(b) पे, जो फ्रीडम टू असेंबल की बात करता है, पीसफुली विदाउट आर्म्स, किन ग्राउंड्स पे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ये पीसफुली असेंबल होने की बात की जाती है, तो जब भी पीसफुली असेंबल होने की बात की जाती है विदाउट आर्म्स, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जिसमें कहा गया था कि जो सरदार लोग कृपाण धारण करते हैं, अगर कोई सरदार कम्युनिटी के लोग हैं कृपाण धारण किए हुए हैं, तो क्या उन्हें विद आर्म्स माना जाएगा या विदाउट आर्म्स उनको माना जाएगा। तो कोर्ट ने यही कहा कि देखिए कृपाण धारण करना उनके एक रिलीजन का अंग है, और कृपाण धारण करना जो है विदाउट आर्म्स ही माना जाएगा। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। There are a number of laws enacted to impose restrictions on the freedom to assemble in the interest of public order. अब ये तो इन्होंने कह दिया कि जो फ्रीडम आपको है असेंबल होने की 19(1)(b) में, इस पे कई ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए कई लॉज बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन 141 अगर हम आयत करें इंडियन पिनल कोड का, तो वो अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। वो बताता है कि कुछ पर्पस दिए हैं उन्होंने कि अगर उन पर्पस के लिए 5 या मोर देन 5 लोग से
असेंबल होते हैं तो वो एक अनलॉफुली असेंबली हो जाएगी। द सेक्शन आल्सो होल्ड दैट एन असेंबली व्हिच वाज लॉफुल व्हेन असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली। आर्टिकल 141 ये भी कहता है इंडियन पिनल कोड का कि हो सकता है जब असेंबली बनी है उस समय वो लॉफुल पर्पज के लिए बनी हो, लेकिन बाद में अगर वो अनलॉफुल पर्पज करने लगती है, अनलॉफुल कोई काम करने लगती है, अनलॉफुल पर्पज के लिए वो जो है फिर से आगे बात करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ऐसे ही अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू रिस्ट्रेन एन असेंबली if there is a risk of obstruction, annoyance or injury to any person legally employed or danger to human life, health or safety or disturbance to public tranquility or riot or any affair। अब ये सब चीजें हैं जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, वो भी बात करता है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए, यानी कि जो राइट टू असेंबल है आर्टिकल 19(1) में, उस पर रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं ये लॉज। आर्टिकल 19(4) state that the government may impose reasonable restrictions upon the freedom to form associations and unions in the interest of sovereignty and integrity of India, public order and morality। अब जो आर्टिकल 19(4) है ये भी रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, किस आर्टिकल के 19(1)(c) पे। जो 19(1)(c) में आपको फ्रीडम दी गई है कि एसोसिएशन और यूनियन आप बना सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है आर्टिकल 19(4). ग्राउंड क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, public order and morality। Article 19(5) grant the government the power to impose reasonable restrictions upon the freedom to move freely throughout the territory of India and the freedom to reside or settle in any part of the territory of India in the interest of the following factors। यानी आर्टिकल 19(5) जो है ये आर्टिकल 19D और 19E दोनों ही आर्टिकल पे जो फ्रीडम दी गई है उनकी रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करने के बाद केवल आर्टिकल 19(5) करता है, यानी कि 19(5) दोनों आर्टिकल्स के लिए 19(1)D और E की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब एक में आपने क्या देखा था? टू मूव फ्रीली डी में, और ई में क्या देखा था? रिसाइड। और इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। Under Article 19(6), the government may impose restrictions upon the freedom to practice any profession in the interest of the general public. The government may make laws in relation to professional or technical qualifications for practicing any profession, and the government shall not be barred from carrying out any business or trade, industry or service। अब 19(6) जो है ये जो आर्टिकल 19(1)(g) में जो फ्रीडम दी गई थी कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है आर्टिकल 19(6). एक चीज किन ग्राउंड पर कर सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक, इसके आगे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर कोई एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है स्टेट के द्वारा, तो वो जेन्युइन होगा और कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा तो राइट है, हम ये काम करेंगे, हमें ये जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है वो भी पूरी करनी होंगी आपको, एक चीज। दूसरा, ये जो है ये स्टेट को नहीं रोकता है कुछ काम को वो केवल अपने लिए रखे कि आप ट्रेड और बिजनेस तो कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी इलीगल काम का करने लगेंगे आप, तो वो तो आप नहीं कर सकते हैं। वही चीजें करनी होंगी जो लीगल होंगी, इलीगल नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट केवल कह सकते हैं नहीं ये काम सिर्फ हम करेंगे, ये जनरल पब्लिक नहीं कर सकती है। तो ये 19(6) की बात करता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं राइट टू स्ट्राइक, कि राइट टू स्ट्राइक की क्या पोजीशन है। ये आर्टिकल 21 के साथ भी पढ़ा जाता है। अब राइट टू स्ट्राइक और राइट टू प्रोटेस्ट ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। राइट टू प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो राइट टू प्रोटेस्ट एक्चुअली में 19(1)(a), 1(b) और 1(c) इन तीनों से ही रिलेटेड है। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज से एग्री नहीं करते हैं, जब किसी भी पर्सन की किसी पॉलिसी से, चाहे वो स्टेट हो, अगर हम उससे एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि हम इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने के कई तरीके होते हैं कि एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप कुछ कह सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट एसोसिएशन बना सकते हैं। द राइट टू प्रोटेस्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a), (b) and (c), which gives citizens the right to freedom of expression, right to meet peacefully and form association। ठीक है, एक केस हुआ रामलीला मेडन इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड बियास।
The Supreme Court held that citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest that cannot be removed from arbitrary executive or legislative action. यानी जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, ये किसी भी जो आर्बिट्रेरी एक्शन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव का हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो आपसे छीना नहीं जा सकता। यानी कि आपके पास एक राइट है, राइट किसी को प्रोटेस्ट करने का, यानी कि आप किसी की बात से डिसएग्री कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, द राइट टू प्रोटेस्ट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्री डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स। ये भी बात ठीक है। The right to protest is a fundamental right under Article 19, but right to strike is a legal right and its statutory restriction is attached in the Industrial Dispute Act 1947. कई बार पूछा जाता है कि राइट टू स्ट्राइक क्या फंडामेंटल राइट्स है, तो हमेशा याद रखिए कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में, लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है ये एक लीगल राइट है, एक स्टैट्यूटरी राइट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें दिया गया है। इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ और केसेस हैं, नाम आप अगर याद रहेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि फिर ऐसे देखिए तो राइट टू स्ट्राइक या राइट टू प्रोटेस्ट पे भी अलग से पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है। तो कमलेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, भारत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, तो ये कुछ केसेस हैं जो राइट टू स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 19 को लेके, और उम्मीद यही करता हूं कि इतना भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको ऐड ऑन करने होंगे कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर बताया भी था कि आर्टिकल 19, 14 और 21 ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो पर्सन क्या कहता है कि या तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन बताता है, या 19 का बताता है, या 21 का बताता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर कह रहे हैं कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि खुद अगर आप सेफ रहेंगे तो आप सोसाइटी को भी सेफ कर सकते हैं। थैंक्स।